डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्या करना है? वही जो हम डेली करते हैं, यानी कि 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो हम करते हैं, आज हम कौन सी बुक से करेंगे? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो लोग क्या करें? वो लोग पिछले वाली प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। तो ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट इनहेंस द लेबर प्रोडक्टिविटी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इनहेंस एफिशिएंसी एंड स्किल इम्प्लाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ह्यूमन कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम हिज ऑनर, सेपरेबल नहीं होती, इनसेपरेबल फ्रॉम हिज ऑनर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट आर गिवन, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अमंग द गिवन बिलो। तो दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप इम्प्लाइज शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ शिफ्ट करना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन स्टेबलाइज द इनकम, ये दोनों ही बात सही है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या होता है कि सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ जाना। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन स्टेबलाइज द इनकम, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप से इनकम स्टेबलाइज हुई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वही अजरेशन रीजन का क्वेश्चन है। तो अजरेशन क्या कह रहा है? इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर फॉर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं है लार्जेस्ट सेक्टर फॉर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। बोथ स्टेट एंड सेंटर जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, स्टेट और सेंटर दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या करती है? क्रिएट करती है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है और फर्स्ट वाला गलत है। तो कौन सा सही होगा आंसर? आंसर सही है डी, ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not used as a strategy for the sustainable development? use of biogas है, use of solar power है, use of thermal power ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया लेड टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर, लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। Privatization under the LPG policy involved complete withdrawal of the government from all public sector. कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हुआ था। कुछ सेक्टर अभी भी ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, ये नहीं कहेंगे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लोली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं भाई, नेचुरल रिसोर्सेज पे नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी ये दोनों ही कथन क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। Question number 7, in the context of rural development, credit facilities are often provided through dash, which play crucial role in supporting farmer, rural entrepreneur by offering accessible financing option. तो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करता है? कॉमर्शियल बैंक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन? बिल्कुल भी नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया? इनमें से कौन सी इनफॉर्मल सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है? लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी? बिल्कुल है। लोअर वेजेस? बिल्कुल है। लिमिटेड सोशल बेनिफिट्स? बिल्कुल है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इन कंपैरिजन विद पाकिस्तान इंडिया हैज अचीव्ड हायर लेवल ऑफ विच? पाकिस्तान के कंपेयर में इंडिया इनमें से कौन से पे हायर लेवल पे? मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया ज़्यादा है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक, मतलब रैंकिंग की बात हो रही है, तो रैंक कम है इंडिया का और उसका रैंक ज़्यादा है। तो तीनों ही में पाकिस्तान हमसे आगे है और मिलिट्री एक्सपेंडिचर में हम इंडिया से आगे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10,
एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? एलपीजी पॉलिसी एम टू इंक्रीज स्टेट कंट्रोल ओवर द की इंडस्ट्री। एलपीजी पॉलिसी का एम था कि स्टेट कंट्रोल इंक्रीज करना जो इंडस्ट्रीज है। नहीं भाई, स्टेट कंट्रोल नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल करना। एलपीजी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। एलपीजी पॉलिसी इन्वॉल्व डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट टैरिफ। डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डी रेगुलेट किया था और इम्पोर्ट टैरिफ को रिड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एलपीजी पॉलिसी फोकस स्लोली ऑन इकोनॉमिक एग्रीकल्चर रिफॉर्म, नहीं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म को इवन उसने नेग्लेक्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। आई होप बहुत ही अच्छे लगे हो। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।